नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी मिस्टर 22 में। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे एनपीए क्या है, जिसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। इसके विषय में जानिए कि ये एनपीए को जारी कौन करता है, ठीक है, और एनपीए के मायने क्या हैं। एनपीए के तहत बैंक को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है, क्या क्या पावर प्राप्त है, जिसके तहत वो बैंक लीगल एक्शन ले सकता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं बैंक के विषय में, ठीक है, कि जो बैंक है आपका, तो बैंक ही जारी करता है एनपीए। लेकिन इसका कारण क्या है कि ऐसी ऐसी क्या समस्या है जिसके कारण क्या होता है कि ऐसी क्या कौन सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण बैंक ने एनपीए को ज़्यादा जरूरी समझा और एनपीए के तहत उसको कुछ पावर प्राप्त हुई है। ठीक है, तो सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है, आपके ऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। एसेट दो तरह से होते हैं। सबसे पहली बात ये देख लेते हैं कि एसेट कितने होते हैं। दो प्रकार से होते हैं, एक परफॉर्मिंग एसेट और एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या होता है कि बैंक को, आपके प्रश्न आपके मन में आता होगा कि आखिर बैंक जो होता है तो उसके पास पैसा कैसे आता है। यदि मान लीजिए कि वो अपने 1 ईयर के लिए कि वो 1 लाख रुपए आपने क्या किया कि फिक्स करवा दिया, तो बैंक आपको कुछ परसेंट की क्या देती है, ब्याज देती है। तो आखिर वो ब्याज बैंक कैसे माइनस करती है। ठीक है, तो आपके मन में यदि ये प्रश्न आता है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका अभी सॉल्व कर दिया जाता है। कि आप क्या करते हैं कि आप बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई लो ये मेरा पैसा और मुझे इतने परसेंट की ब्याज पर, हर बैंक अपने अनुसार अलग अलग परसेंट की ब्याज पर क्या करती है, आपके पैसे को फिक्स कर देती है 1 ईयर के लिए। जब आपको 1 ईयर के लिए आपका पैसा फिक्स हो जाता है 1 लाख, तो आप क्या करते हैं कि वह बैंक को देकर आप चले आते हैं। लेकिन 1 ईयर के लिए बैंक क्या करते हैं, बैंक उससे कैसे वसूलेगी, तो उस पैसा को क्या करती है कि वो तीसरे व्यक्ति दे देती है। पहले व्यक्ति आप हो गए, दूसरा व्यक्ति बैंक होगा जिसको आपने दे दिया 1 लाख रुपए, ठीक है, फिक्स करवा दिया। और बैंक क्या करता है कि जो तीसरा व्यक्ति होता है उसे दे देता है। ठीक है, तो वह तीसरा व्यक्ति क्या करता है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी खोल लेता है या कोई भी काम अपने पैसा लगा लेता है। उससे क्या हुआ कि कुछ समय बाद क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि वो जो बैंक को पैसा लौटाएगा उसी से क्या होता है कि बैंक को भी प्रॉफिट होगा और बैंक भी उसी पैसा से आपको देगा। ठीक है, कुछ परसेंट ज़्यादा ब्याज ले लेता है उस व्यक्ति से, तो जो परसेंट वो ज़्यादा लेगा, सॉरी, तो उस परसेंट से अपना भी काम करेगा और आपको भी देगा। और यदि यही अवस्था में, अब आपका बड़ा सवाल आने वाला है कि एनपीए क्यों मायने हैं। यदि यहीं पर यदि कोई व्यक्ति क्या करता है कि पैसा नहीं दे पाता, वो कोई कंपनी में लगाया, उसकी कंपनी डूब गई, लॉस में चलने लगी, तो उस अवस्था में क्या होगा, तब बैंक के पास क्या होगा। तो ऐसे कई बार आपके, ठीक है, आपके अभी तक में बहुत सारे यानी ऐसे केसेस हैं। ठीक है, तो आपके जो काम है तो काम तो रुक जाएगा क्योंकि उसकी कंपनी लॉस में चलने लगी। तो जो पैसा बैंक का डूब गया तो बैंक कैसे आपको लौटाएगा, क्योंकि आपने फिक्स करवाया था पैसा। तो बैंक क्या करती है कि उसको एक नोटिस भेजती है कि भाई आप ऐसा करो कि हमारा पैसा जो भी है, आपने जो पर मंथ बोले थे उसको आपने नहीं करवा पाए हैं, इसलिए आप कर दीजिए, नहीं ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं लीगल एक्शन, मतलब कि वो अपने हिसाब से नोटिस एक भेज सकता है, अपने हिसाब से बैंक भेजता है। तो बैंक जब नोटिस भेजता है, लेकिन फिर भी यदि वो व्यक्ति किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, यदि वह क्या करता है कि रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाता है, तब उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है कि बैंक क्या करता है कि बोलता है, दोबारा बोलता है कि मैं आपके साथ लीगल एक्शन लेने के लिए विवश हो जाऊंगा, नहीं तो आप समझ लीजिए इसको। लेकिन फिर भी यदि वो व्यक्ति नहीं करता है, ठीक है, तब बैंक क्या करेगा, तो बैंक यदि कोई एक्शन ले उससे पहले लोग क्या करते थे कि जा करके कोर्ट या कचहरी में किसी भी तरह से अदालत कर दिया करते थे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी है, मुझे गलत इन्फॉर्म दे करके क्या किया गया था, मुझे लोन दिया गया था। ठीक है, इस तरह व्यक्ति बोल दिया करते थे। इस तरह के केसेस को कम करने के लिए ही भारत सरकार द्वारा सन 1993 में आपके एक्ट के तहत क्या किया गया था, इसको जो बैंक था उसको एनपीए के माध्यम से शक्ति प्राप्त किया गया था, पावर प्राप्त हुई थी, जिसके माध्यम से बैंक क्या कर सकती है, इस पैसे की वसूली कर सकती है। अच्छा, तो आपके मन में आ गया कि अच्छा बैंक क्या कर सकती है। यदि 90 दिन के अंदर कोई व्यक्ति बैंक को पैसा नहीं दे पाता है, ठीक है, तो वह क्या कर सकता है, एक्ट के माध्यम से, उसके माध्यम से जो उसको शक्ति प्राप्त है कि वो व्यक्ति की जो भी प्रॉपर्टी है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है कि जो भी प्रॉपर्टी उसने गिरवी रखा था कि कुछ ना कुछ तो बैंक के पास आप जमा करेंगे, उसको क्या करेगा बैंक कि उसको किसी भी तरह से बिना कोर्ट अदालत के आज्ञा से ही या किसी भी तरह के इन्फॉर्म से ही आपकी उस प्रॉपर्टी को बार बार समझाने के बाद भी आप नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको बेच सकता है। या आपने पहले से ही अपना एसेट यदि किसी को बेच दिया है, ठीक है, तो उस एसेट को क्या करेगा बैंक, यदि आपने तीसरा व्यक्ति को दिया है तो तीसरा व्यक्ति से भी ले लेगा। और यदि तीसरे व्यक्ति के पास आपका पैसा है
तो आपका भी पैसा वो क्या करेगा, तो तीसरे व्यक्ति से डायरेक्ट ले लेगा। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या नहीं कर सकता कि सिर्फ आपकी जो निजी घर हो गया, आपकी कलाई घड़ी हो गई महंगी, या आपकी लड़के की कोई साइकिल वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें इस एक्ट के माध्यम से नहीं ले सकती। तो चलिए, अब आप समझ विकसित करने के लिए इतना पर्याप्त है। वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं अपने स्लाइड के माध्यम से। जो आपका एनपीए है वो क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सरल शब्दों, बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है उदाहरण सहित। तो सरल शब्दों में कहें तो जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोन लेने वाला इंसान बैंक को रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाता। तो ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए बैंक ने किसी व्यक्ति को लोन दिया, ठीक है, तो उस व्यक्ति को मान लीजिए कि बैंक ने लोन दिया तो वो रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाता, कुछ वजह हो सकती है, ठीक है। फिर बैंक उससे क्या कहता था, उसे एक नोटिस भेजता था। वो कहता था कि भाई तुम अपना देख लो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ क्या होगी कि लीगल एक्शन ले लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वह आदमी पेमेंट नहीं करता या कर पाता, तो अब उसके खिलाफ बैंक एक्शन लिया वो, यदि बैंक ने क्या किया उसके खिलाफ क्या करता है कि एक्शन लिया वो, तो बैंक ही जाने कि बैंक ने क्या एक्शन लेगा, उसके विषय में बैंक ही जानेगा कि उसके विषय में क्या कैसी एक्शन लेगा, ठीक है। पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एनपीए के बारे में। तो बहुत सरल शब्दों में समझिएगा, अभी पुनः बताएंगे इसके विषय में, ठीक है। तो बात करने वाले हैं, इसलिए एनपीए की ही बात करेंगे हम लोग। किसके बारे में बात करने वाले हैं, एनपीए के बारे में, इसलिए एनपीए के बारे में ही बात करेंगे। जब वह आदमी बैंक को पैसा या इंटरेस्ट चुकाने में नाकामयाब हो जाता है, जब वो बैंक को पैसा या इंटरेस्ट चुकाने में नाकामयाब हो जाता है, तब बैंक उसे लोन को क्या कर देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए या वैड लोन करार दे देता है, ठीक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में अभी के डेट में लाख करोड़ से भी ज़्यादा एनपीए है। लगभग लाख करोड़ से भी ज़्यादा क्या है, एनपीए अभी भी है हमारे देश में। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि बैंक से कोई पैसा लेता है, उससे रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाता है, यहाँ पास ये बताया गया है, तो बैंक क्या करता है, उससे कहता है भाई देख लो, नहीं तो हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। और वो लीगल एक्शन लेने ही वाला होता है कि क्या होता है कि बैंक क्या करता है कि वो बैंक ही जाने कि वो कौन सा एक्शन लेगा। लेकिन जो बैंक है वो क्या कर देता है, जब वो पैसा नहीं दे पाता तो एनपीए घोषित कर देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देता है। अब देखते हैं आपका आगे। और अभी तक में कितने आपके, यानी कि आज के डेट में कितने अभी तक पैसे एनपीए हैं, तो 1 लाख करोड़ से अधिक है। अब सोचिए इतना सारा। अब देखते हैं कि डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, जो आपका डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है वो क्या है। अब देखते हैं जो डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है इसके विषय में जानेंगे कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो जो आपका 90 डेज से पहले बैंक को बैड लोन या रिकवरी करने में क्या कर देते, बहुत दिक्कत को सामना करना पड़ता था। पहले क्या हुआ करता था कि जो बैंक था वो 90 दिन में बैड लोन को रिकवर करने में क्या होते थे, बहुत दिक्कत आया करती थी। यदि कोई व्यक्ति नहीं दिया, 1 महीने नहीं दिया, 2 महीने दिए, तीसरे महीने 90 दिन हो गए, 90 डेज हो गए आपका, ठीक है, 3 मंथ्स आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं होता है, तो बैंक क्या होती, बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती थी। दूसरा में क्या बताया गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोन लेने वाले बैंक के कुछ प्रतिक्रियाएं आए उससे पहले ही उल्टे बैंक पर केसेस ठोंक देते थे। ऐसा कई बार हुआ है कि यदि बैंक कोई भी प्रतिक्रिया ले, उससे पहले लोग क्या करते थे, बैंक पर ही केस ठोंक दिया करते थे। क्या करते थे, केस ठोंक दिया करते थे, ठीक है, और बोल देते थे कि ये नाइंसाफ़ी है। ये क्या है, वो क्या बोलते थे कि ये नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी हुई है, गलत इन्फॉर्म बताकर, ये गलत इन्फॉर्म देकर, ठीक है, क्या किया गया था, मेरे साथ गलत किया गया है, ठीक है, आदि आदि केसेस सिविल कोर्ट में चलते रहते थे। तारीख पे तारीख क्या हो करते थे, लगातार आया करते थे। इससे बैंक का भी समय डिस्टर्ब हो करता था। तो फिर क्या हुआ कि तीसरा पॉइंट है कि सन 1993 में सरकार ने एनपीए मैटर्स को डील करने के लिए डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की स्थापना किया। क्या किया, डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की क्या किया, स्थापना कर दिया बैंक ने। क्या किया भारत सरकार ने कि जो आपका डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स था उसकी स्थापना कर देता है। वह क्यों करता है, क्योंकि जो बोरोवर्स होते हैं वो सिविल कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। जो व्यक्ति बोरोवर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, सिविल कोर्ट में डायरेक्ट अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनके क्या किया जाता है, कैश डेबिट रिकवरी कर दिया जाता है, केसेस डेबिट रिकवरी कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसका जो भी कार्य होगा वह वहाँ पर ही जाएगा, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स में चलते हैं। तो उसके केस कहाँ चलते हैं, डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में ही उस व्यक्ति के जो बोरोवर्स होते हैं उनके केस चलते हैं। अब देखिए अगला 5वां पॉइंट में क्या बताया गया है कि भले ही इससे बैंक को सुविधा हुई हो, पर डीआरटी के
अभी भी 75,000 से अधिक केसेस पेंडिंग पड़े हुए। अभी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि 75,000 से अधिक भी केस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं इसी विषय में। ठीक है, अब देखते हैं छठवां क्या बोल रहा है। इस सन 2002 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था जिसका नाम क्या था, सरफेसल एक्ट। ठीक है, तो जो बैंक था उसने क्या किया कि सरफेसल एक्ट कब लाया था, 2002 में लाया था। ठीक है, 2002 में इसने लाया था। अब सरफेसल एक्ट के कुछ मायने भी बताएंगे। ठीक है, और सरफेसल एक्ट के बताएंगे कि सरफेसल एक्ट से क्या क्या फ़ायदा होता है, और जो सरफेसल एक्ट है इससे बैंक को क्या क्या चीज़ प्राप्त होती है। ठीक है, तो सरफेसल एक्ट की सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है। सिक्योरिटी सोशन एंड रिकोरेस्ट्रिक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट होता है। ठीक है, एंड एनपोस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंडेज एक्ट। ठीक है, इंटरेस्ट एक्ट। ठीक है, सॉरी 2002। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या क्या बताया मैंने, सिक्योरिटी सोशन एंड आपकी क्या हुई है, रिकोरेस्ट्रिक्शन। ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, इसके माध्यम से बताया गया, ये आपका क्या है फुल फॉर्म, इन इनपोस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। ठीक है, इसका क्या हुआ 2002, इसका क्या हुआ फुल फॉर्म हुआ। अब देखते हैं उदाहरण के माध्यम से क्या है सरफेसल एक्ट के माध्यम से। मान लीजिए उदाहरण लेते हैं कि आपके एक गाजोधर भैया हैं, उन्होंने क्या किया कि 100 करोड़ रुपए की एक फैक्ट्री खोलते हैं। मान लीजिए सॉरी, जो एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, गाजोधर भैया है, उस व्यक्ति का क्या नाम है, गाजोधर भैया। उन्होंने क्या किया कि 100 करोड़ की एक फैक्ट्री खोल दी। उसमें उन्होंने इतने सारे पैसा सोर्सेस से लिया। उनके भाई अब पैसा तो 100 करोड़ की फैक्ट्री खोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं से सोर्सेस करेंगे, कहीं ना कहीं से पैसा प्राप्त करेंगे, इसके बाद करेंगे। तो क्या करते हैं, इक्वाइट से आईपीओ से क्या करते हैं, सोर्सेज बनाते हैं। ठीक है, तो खुद का पैसा कितने लगाते हो, 20 करोड़ रुपए लगा देते हैं, और आईपीओ पब्लिश से कितना करते हैं, 30 करोड़ रुपए ले लेते हैं। ठीक है, उनका सोर्सेस अपना बना रहे हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति खोल रहा है, उनका नाम क्या है, गजोधर भैया है। ठीक है, अगला है जो डेबिट लोन्स वॉन्ट्स हैं, उससे क्या करते हैं कि बैंक से 40 करोड़ रुपए लेते हैं। तो क्या है बैंक से, बिजनेस लोन्स फॉर बैंक्स। बैंक से कितना लोन लेते हैं बिजनेस के लिए, 40 करोड़ रुपए। तो यहाँ पास बताया गया है आपका बिजनेस लोन्स फॉर बैंक्स 40 करोड़ रुपए। वॉन्ट्स कितने करते हैं, 10 करोड़ रुपए। ठीक है, टोटल उनका क्या हो गया, 100 करोड़ रुपए उनका हो गया, 100 करोड़ रुपए उनका हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कोई गजाधर भैया हैं जिन्होंने क्या किया कि 100 करोड़ रुपए की एक फैक्ट्री खोल देते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है कहानी के तौर पर देखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयत्न किया गया है, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। शुरुआत में गजोधर भैया की कंपनी अच्छे से चली, मगर क्या हुआ कि गजोधर ने जहाँ से MBA किया था वहाँ के सारे क्लासेस बुक्स भूल गया। उनको जो क्लासेस थी और बुक थी जो जहाँ से उन्होंने MBA किए थे वो सब उनको भूल गया, और उनकी कंपनी डूबने लगी। क्या हो गई, डूबने लगी और लॉस पर होने लगी। ठीक है, अब वह बैंक को EMI भरने में क्या हो गए, असमर्थ हो गए। भाई उनकी जब कंपनी फैक्ट्री जो थी उनकी वो बंद होने, लॉस में चलने लगी, तो क्या हो गया कि EMI भरने में असमर्थ होने लगा। बैंक ने उसे नोटिस भेजा, फिर भी गजोधर भैया ने क्या किया, EMI भरने में असमर्थ रहे। SBI ने 40 करोड़ रुपए NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया। ठीक है, तो 40 करोड़ रुपए क्या किया था, किसके लिए लिए थे, बिजनेस लोन फॉर बैंक्स। तो बिजनेस के लिए किससे लिए थे, बैंक से लिए थे। क्या लिए थे, लोन लिए थे। कितना पैसा लिया था SBI से, 40 करोड़ रुपए। तो बैंक क्या करार दे देता है, NPA कर देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया। जब एक बार लोन NPA घोषित कर दिया जाता है तो बैंक क्या करता है, सरफेसल एक्ट के अंतर्गत रिकवरी करने के लिए एक्शन ले सकता है। इसको सरफेसल एक्ट के तहत इसको कुछ पावर प्राप्त है। ठीक है, जिसके अंतर्गत वो क्या कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आपका कि सरफेसल एक्ट क्या है, आखिर इसके मायने क्या हैं। तो आपका जो बैंक है, बैंक के पास सरफेसल एक्ट के चलते निम्न पावर्स होते हैं। जो बैंक होता है उसके पास सरफेसल एक्ट के तहत क्या होता है, निम्न तरह के पावर्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, गजोधर भैया ने क्या किया, एसेट लिया। पहले बताया गया है कि गजोधर भैया एसेट लेते हैं। ठीक है, को बैंक बिना कोर्ट के आर्डर से ही जब्त कर सकती है। ठीक है, तो बैंक क्या कर सकता है कि जो आपका ये जो सरफेसल एक्ट है इसके तहत बैंक को क्या पावर प्राप्त है कि बैंक बिना किसी कोर्ट के आर्डर के ही क्या कर सकता है, जब्त कर सकते हैं। क्या कर सकता है, जो गजोधर भैया की संपत्ति होगी। ठीक है, जो कमर्शियल रेसिडेंशियल फिक्स आर मूविंग। ठीक है, जो कमर्शियल रेसिडेंट
रेसिडेंशियल फिक्स्ड आर मूविंग, ठीक है, जिसके तहत क्या कर सकता है कि बैंक क्या कर सकता है कि बिना कोर्ट के ऑर्डर से ही जब्त कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है कि उसके असट को एक्शन या सेल कर सकता है, एक्शन या सेल कर सकता है, एक्शन ले सकता है या तो उसको सेल कर सकता है, ठीक है। कौन कर सकता है? बैंक कर सकता है। किसके तहत? सरफेसल एक्ट के तहत, ठीक है। यह सरफेसल एक्ट आया कब था? 2002 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला, यदि तीसरा है कि गजोधर भैया ने किसी तीसरे को अपना एसेट पहले से ही बेच दिया। गजोधर भैया ने क्या किया कि अपना एसेट पहले से ही बेच दिया, अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी बेच दी, एसेट अपना बेच दिया, तो यह क्या करेगा? बैंक तीसरे से भी सारे क्या करेगा? एसेट ले लेगा। बैंक क्या करेगा कि तीसरे व्यक्ति से भी एसेट ले सकता है। किसके तहत? सरफेसल एक्ट के तहत, उसको इतनी पावर प्राप्त है। और यदि तीसरे व्यक्ति खरीदार के पास गजोधर के पैसे हैं तो बैंक उससे भी ले सकती है। जो गजोधर भैया ने लिए तीसरे व्यक्ति को बैंक को दिए और तीसरे व्यक्ति के पास पैसा है गजोधर भैया के, तो उससे भी बैंक ले सकते हैं। अब देखते हैं क्या है। सरफेसल के अंतर्गत 10 लाख तक के लोन का मामला ही आ सकता है। जो सरफेसल एक्ट है इसके तहत क्या कर सकता है? 10 लाख तक के ही लोन को लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्या है कि सरफेसल में केवल उन परिसंपत्तियों को ही लागू होता है, उन परिसंपत्तियों को ही लागू होता है जो ऋण प्राप्त करने के लिए गिरवी सुरक्षित हो, ठीक है। तो सरफेसल एक्ट के तहत उन्हीं चीज़ को लिया जाएगा जो मान लीजिए कि गिरवी रखा गया था, ठीक है। उसी के हिसाब से जैसे आप बैंक के पास कुछ देते हैं तो अपना खेत वोत के बारे में या अपनी कंपनी जहाँ खोलते हैं उसका इन्फॉर्म जमा करते हैं, उसी को बैंक कर सकता है गिरवी, ठीक है। उसी के तहत क्या कर सकता है? बैंक परिसंपत्ति को लागू हो सकता है जो ऋण प्राप्त करने में गिरवी या सुरक्षित हो, ठीक है। सरफेसल एक्ट में उन संपत्ति को क्या कर सकता है? बैंक एक्शन ले सकता है। आगे क्या होता है कि यदि गजोधर भैया ने बिजनेस लोन लिया तो बैंक उसके कारखाने, मशीन, वाहन आदि को बंधक या मोर्टगेज के रूप में रखने के लिए कहता है। क्या करता है कि मोर्टगेज के रूप में रखने के लिए क्या क्या कहता है कि उसके कारखाने होते हैं, मशीन होता है, वाहन होता है, उसको रखने के लिए कहता है। इसीलिए बैंक सरफेसल एक्ट के नाम पर गजोधर के, यदि बैंक इसकी सब कुछ कर सकता है, लेकिन सरफेसल एक्ट के तहत पर बैंक क्या नहीं कर सकता कि गजोधर के निजी जो घर हो गया, फर्नीचर हो गया, महंगी कलाई घड़ी हो गई या उसकी बेटे की साइकिल को बैंक नहीं ले सकता, ठीक है। उसको बैंक क्या सेल नहीं कर सकता, उसको नहीं, उसके प्रति एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे एग्रीकल्चर लैंड हो गई यानी कृषि योग्य भूमि हो गई, ठीक है, एंड सरफेसल एक्ट में शामिल नहीं किया गया है। देखिए सरफेसल एक्ट में क्या क्या शामिल किया गया था आपका, तो आपकी क्या की गई थी कि आपने जो परिसंपत्ति आपने दिया था, ठीक है, आपने जो गिरवी रखा था उसको ले सकता है बैंक उसके प्रति एक्शन, या आपने एसेट है आपका उसको ले सकता है, या आपने अपना एसेट किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया उस तीसरे व्यक्ति से ले सकता है, या आपका जो पैसा तीसरा व्यक्ति लगता है उससे ले सकता है। ये सब किसके तहत ले सकता है, ठीक है। तो आपको सरफेसल एक्ट के पावर के तहत वो ले सकता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखें। लेकिन क्या क्या नहीं ले सकता, जैसे किसी व्यक्ति निजी घर हो गया, गजोधर भैया के यहाँ उदाहरण दिया गया है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है यहाँ पास, उसकी घर हो गया, उसकी बच्चे की साइकिल हो गई या उसकी कलाई घड़ी हो गई, उसकी निजी संपत्ति को बैंक नहीं ले सकता, ठीक है, या उसके प्रति एक्शन नहीं ले सकता। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यही है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है कि बैंक को पैसा जो प्राप्त नहीं हो पाता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को बस बताइएगा। धन्यवाद।